हेलो गाइस, सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं द वैदिक एज। वैदिक एज में हम पढ़ेंगे द आर्यंस, अर्ली वैदिक एज, द ऋग वैदिक एज और द ऋग वैदिक सोसाइटी के बारे में। और पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बारे में टाउन प्लानिंग, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजन और बरियल प्रैक्टिसेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसने नहीं देखा। सो आगे शुरू करते हैं हम द वैदिक एज। The history of Vedic India is known largely through its religious texts, the Vedas, which gave the period its name. जो भारत का इतिहास है वो इसके वेदों, ग्रंथों जिसने इस समय का नाम दिया द्वारा जाना जाता है। The Vedas recorded not only the religion of the Vedic people but also details of their lives that give us a glimpse of their political, social and economic life. जो वेद है उसमें सिर्फ हमें धर्म के बारे में ही नहीं पता चलता बल्कि जो वैदिक पीपल थे, जो उस समय के लोग थे, उनके बारे में भी हमें डिटेल में जानकारी, उनके रहने सहने की जानकारी, उनके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की जो झलक है वो हमें इन वेद्स में दिखाई देती है। द आर्यंस। देयर आर मैनी थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द आर्यंस। आर्यंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा थ्योरीज जो हैं वो पाई जाती हैं। द मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू इज़ दैट दे लिव्ड इन द ग्रेट स्टेप लैंड विच स्ट्रेचेस फ्रॉम पोलैंड टू सेंट्रल एशिया। जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो इसका मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है, वो ये है कि वो कहते हैं कि ये एक ड्राई स्टेप लैंड जो होता है वो होता है सूखा हुआ, ड्राई, ग्रासी एक मैदान होता है। उस जगह से जो है वो आए हैं विच स्ट्रेचेस फ्रॉम पोलैंड टू सेंट्रल एशिया, जो कि पोलैंड से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ है। दे वर सेमी नोमोदिक पीपल। जो आर्यंस थे वो सेमी नोमोदिक पीपल थे। सेमी नोमोदिक होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके रहने शुरू कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं सेमी नोमोदिक पीपल। वैदिक एज वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच आर एज फॉलो। अर्ली वैदिक एज फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC और दूसरी है लेटर वैदिक एज फ्रॉम 1000 BC से 600 BC। आगे आ जाता है अर्ली वैदिक एज 1500 से 1000 BC। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द स्टडी ऑफ अर्ली वैदिक एज पीपल इज़ द ऋग्वेद। जो मेन सोर्स था इंफॉर्मेशन का इन वैदिक एज पीपल के लिए वो था ऋग्वेद। द फाउंडर ऑफ द वैदिक कल्चर वर द आर्यंस, probably immigrant people whose first arrival in India is dated around 2000 से लेके 1500 BC तक। जो फाउंडर है वैदिक कल्चर के वो आर्यंस को माना जाता है। ये तकरीबन किसी दूसरी जगह से आके भारत में पहले जो वैसे हैं जो भारत में आके शिफ्ट हुए और यहाँ पर आके रहने लगे किसके करीब 2000 से लेके 1500 BC के करीब। आगे जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है द ऋग वैदिक एज। द ऋग वेद गिव अस इंफॉर्मेशन दैट आर्यंस फर्स्ट सेटल एट द रीजन कॉल्ड सप्त सिंधु। जो ऋग वेद है वो हमें क्या बताता है, वो ये बताता है जो आर्यन थे वो सबसे पहले आके जिस रीजन में सेट हुए थे वो था सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जिसे कि 7 समुद्रों की लैंड कहा जाता है। प्रेजेंटली दैट रीजन इज़ ईस्ट अफ़गानिस्तान, पंजाब एंड वेस्ट यूपी, जो कि अभी ईस्ट अफ़गानिस्तान, पंजाब और वेस्ट यूपी के नाम से जाना जाता है। ये कौन थी जो सप्त सिंधु था, जो 7 रिवर्स कौन थी? ये थी इंडस, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती। सरस्वती वाज द मोस्ट प्योरेस्ट रिवर। जो सरस्वती थी वो सबसे ज़्यादा उसको महान कहा जाता था, वो रिलीजियस रिवर माना जाता था और उसको ज़्यादा महत्वता दी जाती थी। अर्ली आर्यंस वर सेमी नोमादिक एंड लेटर ऑन दे बिकम कल्टिवेटर्स। पहले जो थे वो सेमी नोमादिक थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, दूसरी से तीसरी जगह पे जाते थे, पर बाद में वो क्या बन गए? काश्तकार बन गए, कल्टिवेटर्स बन गए। दे गेव ग्रेट प्रेफरेंस टू द कैटल। वो पशुओं को ज़्यादा महत्वता देने लग गए। सो द रूलिंग क्लास वाज वॉरियर हु वाज एबल टू फाइट फॉर कैटल। जो रूलिंग क्लास थी, जो योद्धे थे, वो जो वॉरियर थे, वो क्या थे? इनके हक के लिए लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एबल थे। वो इनको बड़ी ही ज़्यादा तरजीह देते थे पशुओं को। आगे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं द ऋग वैदिक सोसाइटी। द ऋग वैदिक सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन किनशिप। जो ऋग वैदिक सोसाइटी थी वो रिश्तेदारी पे
जो थी वो आधारित थी। द अर्ली आर्यंस वर एसेंशली ट्राइबल एंड एगैलिटेरियंस। जो अर्ली आर्यंस थे वो एक मूल रूप से आदिवासी और समानतावादी थे। ट्राइब वाज कॉल्ड जन। जो जनजाति थी उसको जन कहा जाता था। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली और कुल। जो बेसिक यूनिट था सोसाइटी का, पूरे परिवार को या तो एक परिवार कहा जाता था या कुल कहा जाता था। द हेड ऑफ द फैमिली वाज नोन एज गृहपति। जो फैमिली का हेड था उसे आमतौर पे गृहपति कहा जाता था। सोसाइटी वाज पैट्रियार्चल। जो सोसाइटी थी वो एक मेल के द्वारा, जो एक मुखिया होता था उसके द्वारा जो थी वो रन की जाती थी। जनरली मोनोगैमी वाज प्रैक्टिस्ड वाइल पॉलीगैमी वाज प्रिवेलेंट अमंग द रॉयल एंड नोबल फैमिलीज। आमतौर पे एक विवाह की प्रथा ही यहाँ पे प्रचलित थी और जो दो ब्याह थे जहाँ बहुब्याह जिसे हम कह सकते थे वो किसी शाही या किसी कुलीन परिवार के व्यक्तियों में ही पाई जाती थी। Existence of joint family pattern where women were given equal opportunities as men for their spiritual and intellectual development। जो संयुक्त परिवार की होंद थी उसका जो पैटर्न था उसमें जो महिला थी उसको एक बराबर अधिकार दिया जाता था पुरुष के समान, उसकी बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए। एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वाज नोन एज कुल्पा। जो घर का परिवार का जो सबसे बड़ा या बुजुर्ग था उसको कुल्पा कहा जाता था। आगे हम बात करने जा रहे हैं सोशल डिवीजन की। वन वाज द टर्म यूज्ड फॉर कलर एंड इट सीम्स दैट द आर्यन लैंग्वेज स्पीकर्स वर फेयर एंड द इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स वर डार्क इन कम्प्लेक्शन। जो वर्ण वर्ड था इसका जो यूज़ था वो रंगों के लिए किया जाता था। आमतौर पे जो आर्यन लैंग्वेज स्पीकर्स थे वो रंग के गोरे होते थे और जो देसी थे वो रंग के काले होते थे, ऐसा माना जाता है। नो एविडेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इज़ फाउंड। कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि हमें कास्ट सिस्टम के बारे में कुछ पता चले। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली कुड टेक डिफरेंट ऑक्यूपेशन। जो एक ही परिवार के सदस्य थे वो अलग अलग काम कर सकते थे। दिस इज़ वेल इलस्ट्रेटेड इन द हम ऑफ नाइन्थ मंडल। जो नाइन्थ मंडल था उसके जो शब्द में इस चीज़ के बारे में अच्छे से विस्तार में बताया गया है। नॉन आर्यंस वर कॉल्ड दासिज और शूद्र। जो नॉन आर्यंस लोग थे उनको दासिज या शूद्र कहा जाता था। वुमेन possessed respectable status in the society, took part in religious sacrifices along with their husbands. Child marriage was not in existence. जो महिलाएं थीं उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा रुतबा जो था वो हासिल किया हुआ था इन सोसाइटीज़ में और अपने पतियों के साथ जो धार्मिक कुर्बानियाँ थीं उनमें भी हिस्सा लिया। बाल विवाह जो था वो उस टाइम पे होंद में जहाँ कह सकते हैं एग्जिस्टेंस में नहीं था। द मैरिजेबल एज वाज 16 और 17 ईयर्स फॉर गर्ल्स। जो विवाह की उम्र थी वो 16 या 17 साल थी लड़कियों के लिए। विक्टोरी मैरिज प्रिवेल्ड इन सोसाइटी। जो समाज में विधवा पुनर्विवाह था उसका बोलबाला था। देयर वाज नो प्रदा सिस्टम एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एब्सेंट। इसमें कोई भी पर्दा सिस्टम नहीं था और सती प्रथा का भी कोई नामो निशान नहीं था। आगे हम बात करने जा रहे हैं ऋग वैदिक रिलीजन में। द अर्ली वैदिक पीपल वर नेचर वर्शिप। जो अर्ली वैदिक पीपल थे वो कुदरत के उपासक थे। नाइदर दे हैड टेम्पल्स नॉर आइडल्स। ना ही उनके पास कोई मंदिर था और ना ही कोई मूर्तियाँ थीं। दे वर्शिप्ड बाय द मीन्स ऑफ रिसिटेशन ऑफ मंत्र। वो मंत्रों के द्वारा ही अपनी पूजा करते थे। द मोटिव ऑफ वर्शिप वाज टू गेट प्रजा पासु एंड धन। टिल दैट टाइम दे डोंट रिक्वायर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। उनका जो मेन मकसद होता था पूजा का या वर्शिप का वो था बच्चों के लिए, पशुओं के लिए और धन के लिए। और तब तक इस टाइम में कोई भी ऐसी आध्यात्मिक उन्नति की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। Boghaz Koi inscription of 1400 BC found in Asia Minor has mention of 4 gods Indra, Mitra, Varun and Nastya। जो एशिया के माइनर में बाघस कोई में एक शिलालेख 1400 BC में जो
मिला था उसके शिलालेख पे 4 गॉड्स इंद्र, मित्र, वरुण और नास्तिक के बारे में हमें बड़े ही संक्षेप रूप में देखने को मिलता है। अब हम बात करने जा रहे हैं ऋग्वेदिक पॉलिटी के बारे में, यानी कि ऋग्वेदिक राजनीति के बारे में। द हेड वाज द सुप्रीम ऑफ द ट्राइब और जन, जो मुखिया था किसी कबीले या जन का, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। बट ही वॉज नॉट सुप्रीम इन पावर्स, बट वो शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं था। ही वर्कड ऑन द कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द ट्राइबल असेंबलीज, उन्होंने सामूहिक प्रतिक्रिया पर भी काम किया है कबीले की असेंबलीज की। ट्राइबल असेंबलीज वर सभा, समिति, गण एंड विधाता। जो कबीले की असेंबलीज थी वो थी सभा, समिति, गण और विधाता। विधाता वाज द ओल्डेस्ट वन, जो विधाता थी वो सबसे पुरानी थी। These assemblies upheld very important activity, इन जो ये assemblies थी इन्होंने जो ज़रूरी प्रतिक्रियाएं थी उनको बड़ी ही अच्छे तरीके से बरकरार रखा था, जैसे कि सोशल, मिलिट्री, रिलीजियस एटसेट्रा। सभा एंड समिति वर नोन एज द ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति। जो सभा और समिति थी उन्हें जुड़वा बेटियों को कहा जाता था प्रजापति। इन ऋग्वेद देयर इज मेंशन ऑफ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट एंड बैटल ऑफ 10 किंग्स। जो ऋग्वेद है उसमें 10 राजाओं के कबीले की लड़ाइयों के बारे में भी बताया गया है, जो कि बैंक ऑफ रिवर परुशनी, जो रावी नदी के किनारे पे हुई थी। इन विच भारत फोर्ट विद होस्ट ऑफ 10 अदर किंग्स, जहाँ पे भारत ने 10 अन्य राजाओं के साथ भी लड़ाई की थी। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर वैदिक एज 1000 से 600 BC तक। द लेटर वैदिक एज comprises changes and developments that took place during the period and the later Samhits, that is Samved, Yajurved, Atharved, the Brahmans, Aryankas and Upanishads were composed। जो लेटर वैदिक एज है इसमें उन बदलाव, उन विकास को दर्शाया गया है जो कि इन वेदास के आने के बाद हुए हैं, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण्स, आर्यकास और उपनिषद के आने से बाद जो हुए हैं उनको लेटर वैदिक एज में रखा गया है। द एज इज़ ऑल्सो नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर, PGW, जिसे कि एक पेंटेड ग्रे वेयर भी बोला जाता है इस एज को, यानी कि एक लोहे का पड़ा, आयरन फेस। अगला इसका जो पॉइंट है वो है जोग्राफिकल एक्सटेंट, यानी कि इसकी भौगोलिक हदें। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड आर्यंस मूव्ड इनटू ईस्टवर्ड और साउथवर्ड एरियाज। इसकी जो जोग्राफिकल, जो भूगोलिक हदें थी उसमें क्या देखने को मिलता है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे वो पूर्व से दक्षिण की क्षेत्रों में चले गए थे। A study of the literature reveals that moving from Punjab, the Aryans settled in Delhi and Upper Gangetic Doab। साहित्य के अध्ययन से ये पता चलता है कि वो पंजाब से जाने के बाद दिल्ली में और ऊपरली गंगा के द्वाब क्षेत्र में बस गए थे। द स्टोरी ऑफ अग्नि एंड Videha Madhav moving eastward, as narrated in Satpatha Brahman, gives a proof of eastward march। अग्नि और विदेहा माधव की जो पूर्व की ओर जाने की कहानी थी, जो लेखक ने सतपथा ब्राह्मण में बताई थी, वो इस चीज़ का सबूत देती है जो पूर्व की ओर मार्च हुआ था। आगे हमारा आ जाता है रिलीजन, यानी कि उनका धर्म। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऋग्वेदिक गॉड्स रिड्यूस्ड। जो ऋग्वेदिक के भगवान थे उनकी जो महत्ता थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी। न्यू गॉड्स वर पॉपुलराइज्ड सच एज प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र। जो नए भगवान थे वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, जैसे प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र। पुशन द काउ प्रोटेक्टर बिकम द गॉड ऑफ शूद्र्स। जो पुशन थे जो कि एक काउ प्रोटेक्टर थे वो क्या हो गए थे,
भगवान बन गए थे किनके, शूद्रस के। प्रजापति बिकम सुप्रीम गॉड, और जो प्रजापति था वो सर्वश्रेष्ठ भगवान बन गया था। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि सियासी संगठन। टाइनी ट्राइबल सेटलमेंट्स वर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग किंगडम्स। जो छोटे कबीले और बस्तियां थी वो किन्होंने ले ली थी, जो मजबूत राज्य थे। पावर्स ऑफ द किंग इंक्रीज, राजाओं की जो शक्तियां थी वो बढ़ गई थी। इम्पोर्टेंस ऑफ असेंबली डिक्लाइंड, जो असेंबलीज की महत्ता थी वो भी कम हो गई थी। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड असेंबलीज, जो औरतें थी वो अब असेंबलियों में जाने की उनको कोई भी इजाज़त नहीं थी। द टर्म राष्ट्र इंडिकेटिंग टेरिटरी फर्स्ट अपेयर्ड इन दिस पीरियड। जो वर्ड राष्ट्र था वो सबसे पहले इसी समय में, या आप बोल सकते हो इसी काल में बोला गया था, जो कि एक क्षेत्र को दर्शाता था। अ रेगुलर आर्मी वाज मेंटेन्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द किंगडम। राज्य की सुरक्षा के लिए एक नियमित फौज जो थी वो बनाई गई थी। देयर वर रेफरेंसेस ऑफ प्रीस्ट, कमांडर इन चीफ, चैरियोटियर, टैक्स कलेक्टर, ट्रेजरर, चीफ क्वीन एंड द गेम कंपेनियन। इसमें उनकी रेफरेंस दी गई थी जो कि प्रीस्ट थे, यानी कि जो पुजारी थे। कमांडर इन चीफ सेनापति थे। चैरियोटियर जो कि रथकार थे। ट्रेजरर जो खजांची थे। टैक्स कलेक्टर जो टैक्स कलेक्शन करते थे। चीफ क्वीन जो रानी थी। एंड द गेम कंपेनियन जो कि एक खेलों का साथी था। द अर्लीस्ट आयरन इम्प्लीमेंट्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द नो जखेड़ा हस्तिनापुर, अतरांजी खेड़ा, विदेहा। जो सबसे पुराने लोहे के जो औजार थे वो कहाँ से मिले थे, नोह से, जखेड़ा से, हस्तिनापुर से और अतरांजी खेड़ा से। आगे हम बात करने जा रहे हैं सोशल लाइफ की। जो लेटर वैदिक एज की सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक जीवन कैसा था। द फोरफोल्ड विजन ऑफ सोसाइटी बिकम क्लियर इनिशियली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। जो 4 गुना हिस्सा था समाज का वो जो था उनके काम के आधार पे शुरू से ही स्पष्ट हो गया था, जो विच लेटर बिकम हेरिडेटरी, जो कि बाद में खानदानी हो गया था। द 4 क्लासेस वर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो 4 वर्ग थे जिसमें था ब्राह्मण जो पुजारी थे, क्षत्रिय जो योद्धे थे, वैश्य जो खेतीबाज थे एंड द शूद्र जो इन तीनों को जो सर्व करते थे, इनकी सेवा करते थे, वो थे शूद्र। वुमेन इंजॉयड फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। जो औरतें थीं उन्होंने आज़ादी और सम्मान उन्हें वैसे ही मिला, बट देयर स्टेटस डेट्रियोरेटेड कंपेयर टू अर्लियर टाइम। पर जो अब उनका दर्जा था वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा बिगड़ चुका था। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र appeared in this age first time. गोत्रा signified descent from common ancestors. जो गोत्र का पहली बार जो अध्ययन हुआ, जहाँ गोत्र की इनोवेशन हुई, वो इसी एज में हुई और पहली बार इसी पीरियड में सुनने में मिली। गोत्र जो आमतौर पे होता है वो पूर्वजों से लेके जो वंश को दिखाता है उसे हम गोत्र बोलते हैं। इन दिस टाइम आल्सो चैरियट रेसिंग वाज द मेन स्पोर्ट एंड गैम्बलिंग वाज द मेन पास टाइम। इस समय में जो रथ दौड़ थी वो मुख्य खेल था और जो जुआ खेलना होता था वो भी एक मुख्य शौक होता था। आगे हम बात करने जा रहे हैं पोट्री की, यानी कि मिट्टी के बर्तन। द लेटर वैदिक पीपल यूज 4 टाइप्स ऑफ पोट्री, ब्लैक वर, रेड वर, ब्लैक स्ट्रिप वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर। इस लेटर वैदिक में जो लोग थे वो 4 तरीके के जो बर्तन थे वो यूज़ करते थे।
काले बर्तन, लाल बर्तन, काली धारियों वाले बर्तन और जो पेंट किए हुए स्लेटी के बर्तन। Redware was most popular among them and has been found almost all over western UP. जो लाल बर्तन थे वो सबसे ज़्यादा फेमस थे इन सोसाइटी में एंड हैज़ बीन फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर वेस्टर्न यूपी, और वेस्टर्न यूपी में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था उसमें ज़्यादा पाए जाते थे। However, the most distinctive poetry of the period is known as painted grey ware. जो सबसे अलग और सबसे अच्छा जो उस समय में माना जाता था वो था पेंटेड ग्रे वेयर, which comprised bowls and dishes used either for rituals or for eating by the upper classes. जो पेंटेड ग्रे वेयर था जो कि बर्तन था जो पेंटेड हुआ होता था स्लेटी के साथ, उसमें क्या आता था, बाउल्स आते थे, कटोरियाँ जो होती है, डिशेस आती थी, अच्छा खाना जो करते हैं पकवान डालने के लिए, जहाँ फॉर रिचुअल्स जो रस्में रवाज करने के लिए होते थे या फिर अपर क्लासेस के लोग यूज़ करते थे उस टाइम में। आगे हम बात करने जा रहे हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। द वर्ड वेदा इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृति वर्ड विद मीनिंग टू नो सिग्निफाइंग नॉलेज पर एक्सीलेंस। जो वेद वर्ड है, जो वेद शब्द है, वो संस्कृत के शब्द विद से लिया गया है जिसका अर्थ है ज्ञान को जानना किसके बराबर है, उत्तमता के बराबर है। द वैदिक टेक्स्ट आर श्रुति, जो वैदिक पाठ है वो श्रुति है। दैट इज़ डायरेक्टली रिवील्ड टू ऑथर्स बाय गॉड, जो कि सीधा ही लेखक को परमात्मा के द्वारा दिया गया है या बताया गया है। स्मृति आर रिमेंबर्ड एंड कलेक्टेड पार्ट ऑफ लिटरेचर, जो स्मृति है उसे याद किया जाता था और बाद में साहित्य को इकट्ठा करके उसमें लिखा जाता था। They are also called samhit in the sense that they represent oral tradition of the time. इन्हें समहित भी कहा जाता था क्योंकि ये उस समय के मौखिक परंपरा को दर्शाती थी। For Vedas and their samhits, the Brahmans, the Arankas and the Upanishads form a class of literature known as Shruti. जो चार वेद हैं और उनकी संहित है जैसे द ब्राह्मण्स, द अरण्यकास एंड द उपनिषद्स, एक ऐसी श्रेणी बनाते हैं जिसको एक क्या बोलते हैं, श्रुति कहा जाता है।